साल के लोगों को तो से कम उम्र लोगों को तो गिना ही नहीं गया। पहली बात तो यह है कि अब जब वहां पर हमने अंदाजा कर लिया था और फैसला कर लिया था और हिंदुओं को बता दिया था अब तुम्हारे साथ रहना मुमकिन नहीं है। तुम्हारे 50 साल के किरदार ने अब यह भी बता दिया कि तुम्हारे साथ भी रहना मुमकिन नहीं रहा। सवाल यह होगा कि हां, तुम हमारे बगैर कैसे रहोगे? तुम तो टैक्स देने के आदी ही नहीं, तुम तो टैक्स खाने के आदी। 95% टैक्स यह शहर देता है सिर्फ, और फिर हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर को शामिल कर लो तो बचता कितना है? तो क्या हुकूमत, वफाक, रियासत ये देख नहीं रही है कि सिंध 2 हिस्सों में तकसीम है? एक वो लोग जो 95% रेवेन्यू दे रहे हैं और दूसरे वो जो कराची में रेफरेंडम करा लो। अगर कराची के लोग कहते हैं सिंध में शामिल है तो दोबारा से कर लेना। अब ये शहर, यहां बसने वाले, जिनकी मज़ाहमत से, जिनकी तहरीक से हिंदुस्तान अब 3 हिस्सों में। हमने तो शुरू से यह कहा था, एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, कि पाकिस्तान भर में ज्यादा से ज्यादा सूबे बनने चाहिए। जितनी आबादी बढ़ी है इस मगरबी पाकिस्तान की, 47 में शायद 2 करोड़ थी आबादी, आज 23-24 करोड़ है। डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए, डिवीजन बढ़ गए, लिसानी बुनियादों पे बनाए हुए सूबे किस साजिश के तहत बरकरार हैं? पंजाब तकसीम हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा तकसीम हो सकता है, बलोचिस्तान की बात की जा सकती है, सिंध तकसीम क्यों नहीं हो सकता? जहां पर सबसे मजबूत मुकदमा है अलग सूबे का, जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहे हैं, अपने सूबे को नहीं पाल पाएंगे। और बात यह है कि इसका फैसला करने का इख्तियार इनको बिल्कुल नहीं। और अगर ऐवान फैसला नहीं करता, अगर अदालतें भी फैसला ना करें, वोट की कोई वक़्त ना हो, वोट भी फैसला ना करे, तो फिर रोड को फैसला करना होता है। तैयार हैं आप लोग? और जो यहां नुमाइंदे बैठे हैं, अब उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा असल वक्त शुरू होने वाला है। आप लोग जो जिम्मेदारी आपके पास है, मुद्दत के बाद भी उस जिम्मेदारियों को निभाते रहिएगा। कारकुन है ना सब लोग, कारकुन रिटायर नहीं होता, उसकी मुद्दत पूरी नहीं होती, वो सारी जिंदगी के लिए साथ होता है। जब तक आपको हम, आपकी तंजीम, आपकी तहरीक नई जिम्मेदारी ना तस्वीर कर दे, इसी जिम्मेदारियों पे काम करते रहिएगा। और इंशाअल्लाह ताला बता दिया है हमें, हम तो नहीं कह रहे कराची सूबा, हां हमारे सूबे में कराची भी होगा। मैंडेट हमारे पास इतना ही हैदराबाद का,
सिंध के शहरी इलाकों को कराने रेफरेंडम, और रेफरेंडम की भी बात नहीं है। अगर बात हक जताने की है तो मतरूका सिंध का हक तो हम 47 में अपने साथ लेके आए। और जब हमने हिंदुओं को बोल दिया था, और जैसे बताया ना कि अंग्रेज सरकार को, मलका को, ताज को बता दिया था कि इनके साथ नहीं रह सकते, आज वफाक, रियासत और अदालत को बता रहे हम साथ नहीं रह सकते। आज का अहम ऐलान में से ये है, अपने दफ्तरों में जो मुंतखब दफ्तर है उसमें बैठिएगा। हमारा काम अपने लोगों की खिदमत करना है। उसके लिए मैंडेट की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुंतखब होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कमिटमेंट की जरूरत है। इस शहर को हमने उस वक्त अपने हाथों से चमकाया था जब हमारा एक काउंसलर भी नहीं था, याद है आपको? और बाद में बल्दियात होते हुए भी उस तरह हम इस शहर की सफाई नहीं कर सके थे। एक सफाई तो यह करनी है, दूसरी सफाई सियासी सफाई करनी है। जो लोग इस शहर पे 50 साल से जिन लोगों को इस शहर बार बार मुस्तरद कर रहा है, अब उनकी हुक्मरानी भी इस शहर पे मुस्तरद कर दी जाएगी। हमने, जैसे कि मैं पहले कहा था, अपने हिस्से से ज्यादा की कुर्बानी दी। एमक्यूएम से पहले भी सिंध के शहरी इलाकों में इनके पास कोई मैंडेट नहीं था। सिंध का शहरी इलाका अपोजिशन में था, यह अपोजिशन का शहर रहा। हैदराबाद, मीर पुखाज, नवाबशाह, सक्खर, कराची, और उनके दरमियान कशीदगी और लाताल्लुकी सी रही। जब 1988 में एमक्यूएम जीती तो इस खौफ से कि अब सिंध के शहरी इलाकों की नई क़यादत है, हकीकत पसंद क़यादत है, अमलियत पसंद क़यादत है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिंध के दही और शहरी इलाकों की क़यादत आपस में मिलकर हुकूमत बना ले। और इसके लिए यही नाम नहाद कौम परस्त, जो हम सबको पता है किसी और गमले में तैयार हुए हैं, कहीं और इनकी परवरिश हुई है। जब इनको कहा जाता है, इनका बटन ऑन कर दिया जाता है, तो ये बोलना शुरू कर। तो इनसे सबको पता है, हैदराबाद में 1 घंटे में 200-250 महाजरों का कत्लेआम किया गया था, याद है या नहीं है? इसीलिए कि एमक्यूएम को पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बनाने से बाद रखा जाए। हमने आपकी हुकूमत बनाई, अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दी थी, और बार बार दी है, तो हो चुकी है। अब भी हम ना समझे तो हम मुनाफिक कहलाएंगे। जिस तरह सराय की सूबे का मुतालबा मौजूद है, हम उस मुतालबे के साथ हैं। जिस तरह हजारवाल सूबे के हवाले से मुतालबा मौजूद है, हम उस मुतालबे के साथ हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जहां जहां मुतालबा है या नहीं है, पंजाब तकसीम हुआ ना, मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब में, फिर पंजाब तकसीम हुआ हिंदुस्तान में, हरियाणा में, और उसके अंदर एक और। तो भाई ये सिंध क्यों तकसीम नहीं हो सकता? ये किसका सिंधु देश का ख्वाब है जिसको ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिंदा रखना चाहती है? सूबा भी
एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। और इससे ज्यादा जो लोग ये कहते हैं कि सिंध की तकसीम गद्दारी है, दरअसल वो खुद इसलिए गद्दारी का कि मुर्तकिब हो रहे हैं कि मुल्क की तकसीम गद्दारी होती है, और जो सूबों को मुल्क समझते हैं वो खुद गद्दारी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट भी, डिवीजन भी और सूबे भी तकसीम किए जाने के लिए बनते हैं और आबादियों के साथ तकसीम होते चले जाएंगे। खुदा के लिए इस मुल्क को एक मुल्क रहने दो। इस मुल्क के अंदर किसी और मुल्क को, उसके खाब को, उसकी जुग्राफिया को इसी तरह रियासत ने कबूल कर लिया तो कोई एक और सानिया ना हो जाए। और इस सानिए की खतरात इसलिए भी बढ़ गए हैं कि ये एक बहाजिर थे जो सिंधु देश के खिलाफ सबसे बड़ी मजबूत दीवार थे। उसकी मुंतखब जमात को आपने कमजोर करने के लिए हर कोशिश करके देखी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ना एमक्यूएम कमजोर हुई है ना खत्म हो सकती है। और जब हम कमजोर और खत्म नहीं हो सकते तो ये पाकिस्तान भी कमजोर और खत्म नहीं हो सकता। हम चाहते क्या है? रज़ा रब्बानी साहब भी कह रहे थे कि वफाक की सिंध में मदाखलत काबिल कबूल नहीं है। तो बता दीजिए, हम कराची में सिंध की मदाखलत को क्यों कबूल कर लें? यहां भी तो एक बल्दियाती हुकूमत है पूरी अलग से। हम बल्दिया में इनकी मदाखलत को क्यों कबूल कर लें? आप कहेंगे 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A भी है। और बताएं दानिश्वर, सिंध के दानिश्वर बताएं, सूबे की तकसीम का ऑप्शन आइन में है कि नहीं है? तो एक आईनी मुतालबा गद्दारी हो सकती है। आर्टिकल 239(4) क्यों रखा है उसको आइन में? निकालो उसको आइन से। अगर सूबा बनाने की का मुतालबा गद्दारी है तो एक गद्दारी वाले आर्टिकल को आइन में रखा कैसे है? और उसके अलावा आर्टिकल 140A भी तो मौजूद है। यह हो सकता है कि आप आइन की जिस शिक पे चाहे अमल करें और जिस पे न चाहे अमल ना करें। तो आइन की तशरीह करने वाली, उस पर इंप्लीमेंट कराने की एक जिम्मेदारी अदलिया की है। उसको नजर नहीं आ रहा 10 साल से कि आर्टिकल 140A पर अमल दरामद नहीं हो रहा, बाकी 18वीं तरमीम के तमाम शिकों पे अमल हो रहा है। रज़ा रब्बानी साहब, हम आपकी कदर करते हैं। आप जागीरदाराना जमहूरियत को जमहूरियत समझते हैं, सूडो और फ्यूडो जमहूरियत को जमहूरियत समझते हैं, हम नहीं समझते। आप मौरूसी सियासत को सियासत समझते हैं, उसके आगे सर झुकाए हुए हैं, हम नहीं समझते। आप खानदानी हुकूमत को और हुक्मरान खानदानों को तस्लीम करते हैं, हम उसको हुकूमत तस्लीम नहीं करते। ना हुक्मरान तबके के लफ्ज को हम तस्लीम करते हैं। आपकी जमहूरियत, जागीरदाराना जमहूरियत ने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाया है। हम एक ऐसे ऐवान का ख्वाब देखते हैं जहां पर 98% पाकिस्तानी बैठे हो। वो पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानियों के दुख और दर्द से सिर्फ आशना ना हो बल्कि उससे नबर्द आजमा भी रहा हो, जिसने बसों पे लटक के सफर किया हो, ट्यूशन पढ़ाकर तालीम हासिल की हो, नलों के लिए बाल्टी रख के घंटों इंतजार किया हो। आपका बेटा लाड़काना से मुंतखब हुआ,
जिसको लाड़काना के मच्छर ने भी कभी नहीं काटा, वहां के नलकों का पानी भी कभी नहीं पिया है, अपनी तिजारत उतर के उस जमीन पे शायद पैर भी ना रखा हो। हम ऐसे ऐवान का ख्वाब देखते हैं जहां किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो, जागीरदार ना कर रहा हो, जब मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर कर रहा हो, सरमायादार ना कर रहा हो, जहां ऐवानों में खानदान नहीं अवाम बैठी हो। आइए मिलकर एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखें। पाकिस्तान बनाया था, मकसद पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान बनाने का भी कोई मकसद था, जो इस जागीरदाराना जमहूरियत ने हमारी आंखों से छीन लिया है। एमक्यूएम की जमहूरियत, एमक्यूएम की हुकूमत, एमक्यूएम की नुमाइंदगी आम 98% पाकिस्तानियों के लिए थी। महाजर नारे के साथ गरीब लोगों की सियासत की जो तहरीक हमने शुरू की थी, उसके बगैर पाकिस्तान के मसले का कोई हल नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा सूबे बनेंगे और आगाज इस सूबे सिंध के अंदर मजीद सूबों के साथ होगा। और इसके साथ साथ जब ये हो गया तो पाकिस्तान में अंग्रेजों की जानिब से जानबूझ करके जो लिसानी सूबे बनाए थे, हम मजीद सूबों को लिसानी बुनियादों पे नहीं, इंतजामी बुनियादों पे, एडमिनिस्ट्रेटिवली आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। और अब वफाक सुन ले, वफाक सुन ले कि आपके पास जो सिंध से रेवेन्यू जाता है उसका 95% हमारे हम देते हैं। तो आप हमारा पैसा लूटने के लिए सिंध हुकूमत के हवाले अब नहीं करें। एनएफसी अवार्ड उस वक्त तक नहीं होना चाहिए जब तक पीएफसी अवार्ड भी उसी वक्त एक छत के तले एक ही वक्त में एक ही फार्मूले के जरिए, जिस फार्मूले के तहत यानी आबादी, रेवेन्यू और गुर्बत के फार्मूले के तहत जो रकम वफाक सूबों को दे वो कागज पे दे और वहीं से उस पैसों को डिस्ट्रिक्ट के हवाले कर दिया जाए, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के हवाले नहीं, मुंतखब बल्दियात के हवाले, नौकरशाही के हवाले नहीं। और दूसरी बात, आपने पाकिस्तान में कोर्टों के मुख्तलिफ रीजन्स के जो कोर्टे हैं उनके सेक्रेटेरिएट भी है। सिंध के शहरी इलाकों के सेक्रेटेरिएट अपने कोर्टों पर नजर रखने के लिए, अपनी नौकरियों पर नजर रखने के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिलों पर नजर रखने के लिए आपने किसके हवाले किया हुआ है? और आला अदालतें जो मुल्क सही तरह से मर्दमशुमारी ना कर सके वो मर्दम शनासी कहां से करेगा? वो जो आशना थे तेरे दुख से, उनको तो तूने कोने पे बैठा दिया ऐ मुल्क। जो लूटने के मंसूबे रखते थे वो हुक्मरान बना दिए गए। तो ये हम ना हो तो इसको एक नाकाम रियासत होने से कौन बचा सकता है? ये शहर तमाम तर मजालिम के बावजूद इस दफा भी यहां के दुकानदारों ने, पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों ने जो सेल्स टैक्स दिया था उसका 80% कराची ने दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, हुब्बुल वतनी हमारी इस 70 सालों में किसी भी शक का शिकार नहीं हो सकती। हां,
हम तमाम लोगों से उनकी वफादारी के सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। ये 70 साल की हमारी तारीख रही है और इंशाअल्लाह ताला अब इस जद्दोजहद को ऐवानों तक पहुंचाया है। किशोर बाजी ने वो बिल भी कौमी असेंबली में जमा करा दिया है जिसके जरिए सूबों को बनाना ज्यादा आसान और सहल होगा। हम अपने हिस्से के तमाम मुकदमे सड़कों से उठाकर ऐवानों तक ले गए हैं। 22 अगस्त के बाद आपकी एमक्यूएम ने कम से कम अपना काम पूरा किया है और मजीद ये काम भी जो रह गए थे मुझे और आपको पूरा करने हैं। और इंशाअल्लाह ताला कई बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि और कितनों का लहू चाहिए तुझे अर्ज़े वतन, जो तेरे आरज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने सहरा हो, कितने आंसू हो तो तेरे सहराओं को गुजार करें। हम तो मजबूर वफा हैं, मगर ऐ जाने जहां अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता